हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक 2026 का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक तंत्रिका तंत्र के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। नर्वस सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और परिधीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र का कार्य शरीर के अलग अलग अंगों और मस्तिष्क के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। किसका कार्य? तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई 0.1 mm से लेके 1 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा साइटोस्केलेटल प्रोटीन तंत्रिका तंतुओं का प्रमुख घटक है जो बड़े अक्ष तंतुओं की क्षमता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है? तो दोस्तों, ये है हमारा न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन। न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन जो है ये साइटोस्केलेटल प्रोटीन है जो तंत्रिका तंतुओं का प्रमुख घटक है, जो बड़े अक्ष तंतुओं की क्षमता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन तंत्रिका तंतुओं का प्रमुख घटक है जो बड़े अक्ष तंतुओं की क्षमता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना और कार्य को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से? न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन। ये तंत्रिका कोशिकाओं के विकास और पुनर्जनन में भी भूमिका निभाते हैं। कौन? न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिधीय तंत्रिका तंत्र में अभिवाही तंत्रिका निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी है? दोस्तों, परिधीय तंत्रिका तंत्र में अभिवाही तंत्रिका जो है ये ग्राहियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदी सूचना को प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? ग्राहियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदी सूचना प्रेषित करना। तो ये जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र में अभिवाही तंत्रिका जो है इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, मानव परिधीय तंत्रिका तंत्र में मौजूद अभिवाही तंत्रिकाएं जो है एक प्रकार की संवेदी तंत्रिकाएं होती है जो कि संवेदी ग्राहियों जैसे त्वचा, आंख या कान से तंत्रिकीय आवेगों अर्थात संवेदी सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन होते हैं? मस्तिष्क और मेरु, इस तक पहुंचाती है। मूलतः ये बाह्य और आंतरिक वातावरण की जानकारी को प्रसंस्करण के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। क्या करती है ये मूलतः जो है बाह्य और आंतरिक वातावरण की जानकारी को प्रसंस्करण के लिए तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयु के साथ पक्षमाभिकी पेशी के कमजोर होने के कारण कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? दोस्तों, पक्षमाभिकी पेशी के कमजोर होने के कारण जो है ये होता है प्रेस बायोपिया। कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? प्रेस बायोपिया दृष्टि दोष हो जाता है पक्षमाभिकी पेशी के कमजोर होने के कारण। दोस्तों, प्रेस बायोपिया दृष्टि का दोष है जो उम्र के साथ सिलियरी पक्षमाभिकी मांसपेशियों के कमजोर होने के कारण होता है। इसके कारण आंख की समंजन क्षमता घट जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? द्विफोकसी लेंस का। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गतिविधि बिना सोचे समझे घटित होती है? तो दोस्तों, ये गतिविधि है हमारी फ्लेम से हाथ पीछे खींचना। फ्लेम से हाथ पीछे खींचना जो है ये गतिविधि बिना सोचे समझे घटित होती है। दोस्तों, फ्लेम से हाथ पीछे खींचना एक प्रतिवर्ती क्रिया है जो बिना सोचे समझे अचानक
और अनैच्छिक रूप से घटित होती है। यह शरीर की सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है। कौन सी प्रतिक्रिया है? सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया। मेरुरज्जु किस ऊतक से बनी होती है? दोस्तों मेरुरज्जु जो है ये बनी होती है तंत्रिका ऊतक से। किससे बनी होती है? तंत्रिका ऊतक से बनी होती है मेरुरज्जु। दोस्तों मेरुरज्जु तंत्रिका ऊतक से बनी होती है। यह मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से प्रारंभ होकर रीढ़ की हड्डी के कटी तक फैली है। यह सफेद और धूसर द्रव्य से मिलकर बनी होती है। इसका मुख्य कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना है तथा मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना है। क्या है इसका मुख्य कार्य? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना तथा मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आपकी नाक अवरुद्ध है तो घ्राण इंद्रिया किसका पता लगाने में सक्षम नहीं है? दोस्तों यदि आपकी नाक अवरुद्ध हो जाती है तो घ्राण इंद्रिया जो है ये गंध का पता लगाने में सक्षम नहीं होती है। ठीक है, गंध का पता लगाने में। दोस्तों इंद्रिया और उसके कार्य की यदि बात करें तो जीभ का जो कार्य होता है दोस्तों ये क्या है? स्वाद का पता लगाना। नाक का काम है गंध का पता लगाना, कान का काम है सुनना, आंख का कार्य है देखना और त्वचा का है स्पर्श आभास और पैर का कार्य है चलना। नाक अवरुद्ध होने पर घ्राण इंद्रिया गंध का पता लगाने में सक्षम नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पर्यावरण से सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशेष सिरों द्वारा पता लगाई जाती है और ये ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होते हैं। जैसे दोस्तों हमारे पर्यावरण से सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशेष सिरों द्वारा पता लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? तंत्रिका कोशिकाओं के विशेष सिरों के द्वारा इसका पता लगाया जाता है और ये ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होते हैं, जैसे कि आंतरिक कर्ण हो गया, नासिका हो गया और जीभ हो गया। ये कहाँ पे स्थित होते हैं? आंतरिक कर्ण, नासिका और जीभ में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों हमारे पर्यावरण में सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशेष सिरों द्वारा पता लगाई जाती है और ये ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नासिका और जीभ। ये ग्राही विभिन्न ऊर्जाओं को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देते हैं जो कि तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो दोस्तों ये है अग्र मस्तिष्क। कौन सा? अग्र मस्तिष्क जो है ये मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करता है। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। दोस्तों अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी सूचनाएं प्राप्त करता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? सेरेब्रम, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस। इसके सबसे बड़े भाग को सेरेब्रम कहा जाता है जो मस्तिष्क का कुल 85% भाग घेरता है। अग्र मस्तिष्क का मुख्य कार्य याददाश्त, भावनाओं, सोचने समझने तथा भाषा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। किसका कार्य? अग्र मस्तिष्क का मुख्य कार्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी क्रिया पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है? तो दोस्तों मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है लार निकालना। लार निकालना जो है ये मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। दोस्तों संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा अग्र मस्तिष्क। यह ऐच्छिक पेशियों के कार्य नियंत्रित करता है, जैसे बुद्धिमत्ता, गर्म ठंडा, भूख प्यास, तापमान, प्यार, घृणा आदि। बात करें मध्य मस्तिष्क की तो मध्य मस्तिष्क के कार्यों में शरीर और सिर की गति शामिल होती है क्योंकि यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लिए नीचे की ओर मार्ग प्रदान करता है। इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? आंखों की गति को नियंत्रित करना, नींद से जगने की क्रिया को नियंत्रित करना, श्रवण प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना, जो है ये मध्य मस्तिष्क के कार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। तो पश्चिम मस्तिष्क शरीर के प्रमुख अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो हमारी इच्छा से नहीं होते वही क्या है? अनैच्छिक। ठीक है, इसके प्रमुख कार्य है हृदय की धड़कन, उल्टी, श्वसन का नियंत्रण, रक्तचाप को नियंत्रित करना, शरीर के संतुलन को बनाए रखना। ये पश्चिम मस्तिष्क का कार्य होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प द्रुमाक्षीय डेंड्राइट्स को वर्णित करता है?
दोस्तों डेंड्राइट्स जो होते हैं ये छोटे होते हैं और शाखा युक्त होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों द्रुमाक्ष तंत्रिका कोशिका का एक भाग है। यह एक छोटी और शाखा युक्त संरचना है जो कि तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द्रुमाक्ष अन्य तंत्रिका कोशिकाओं में से विद्युत और रासायनिक संकेतों को प्राप्त करके उन्हें सेल बॉडी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन? द्रुमाक्ष। तंत्रिका कोशिका के अन्य भाग कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन, ये जो है तंत्रिका कोशिका के अन्य भाग है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्तचाप, लार आना और उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला के द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला के द्वारा जो है रक्तचाप, लार आना और उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों श्वसन, छींक, रक्तचाप, हृदय गति, लार आना और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों में से तंत्रिका कोशिका से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों तंत्रिका कोशिका से संबंधित गलत कथन की पहचान करना है, तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका के कोशिका शरीर में कई केंद्रक होते हैं। यही हमारा क्या है? गलत कथन है, ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में कई छोटे शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं जिन्हें द्रुमाक्ष कहा जाता है, तो ये सत्य है। दोस्तों तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका नामक कोशिकाओं से बने होते हैं, ये भी सत्य है। दोस्तों तंत्रिका कोशिका में आमतौर पर एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे तंत्रिकाक्ष कहा जाता है, तो ये भी हमारा सत्य है। दोस्तों ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। दोस्तों तंत्री कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है जिसका कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना है। किसका काम? तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका नामक कोशिकाओं से बना होता है जिसमें कई छोटे शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें द्रुमाक्ष कहा जाता है। इसमें आमतौर पर एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें तंत्री कोशिका नहीं होती? तो दोस्तों तंत्री कोशिका जो नहीं होती है वो होती है वसा कोशिका में। वसा कोशिका में तंत्री कोशिका नहीं पाई जाती है। दोस्तों तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन भी कहा जाता है। इनमें तारककाय सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। वसा कोशिका में तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है, जबकि मस्तिष्क, तंत्रिका तथा मेरुरज्जु में जो है कौन सी कोशिका पाई जाती है? तंत्री कोशिका पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया है दोस्तों ज्वाला में से हाथ खींचना। ये क्या है? एक प्रतिवर्ती क्रिया है। किसी बाहरी उद्दीपन के प्रति तुरंत और सहज प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो तेज रोशनी चमकने पर आंख बंद हो जाना, ज्वाला से हाथ खींचना, छींकना या खांसना, भूख लगने पर लार आना, ये जो है इसका उदाहरण है प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग है? तो दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग है कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं दोनों। ये दोनों जो है दोस्तों ये परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग है। दोस्तों कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं दोनों ही परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलती है, जबकि मेरु तंत्रिकाएं रीढ़ की हड्डी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रीढ़ की हड्डी से। कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलती है और मेरु तंत्रिकाएं जो है ये रीढ़ की हड्डी से निकलती है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस कोशिका में ध्रुमाक्ष, डेंड्राइट्स और तंत्रिकाक्ष एक्सोन्स होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं तंत्रिका कोशिका में। तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है। ये कोशिकाएं विद्युत संकेतों के माध्यम से मस्तिष्क और शरीर के अंगों के मध्य संचार स्थापित करती है। कौन सी कोशिकाएं? तंत्रिका कोशिकाएं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में ध्रुमाक्ष एक तंत्रिका कोशिका से आवेग को प्राप्त कर अन्य तंत्रिका कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। ध्रुमाक्ष क्या कार्य करता है? एक तंत्रिका कोशिका से आवेगों को प्राप्त कर
अन्य तंत्रिका कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? द्रुमाक्ष करता है। ठीक है, डेंड्राइट्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कार्य पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता? दोस्तों, मेडुला द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है वो है श्रवण पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी। रक्तचाप का नियंत्रण मेडुला के द्वारा होता है, लार का नियंत्रण मेडुला के द्वारा होता है, और वमन पर नियंत्रण भी जो है ये भी मेडुला के द्वारा किया जाता है। जो श्रवण पर नियंत्रण है दोस्तों, ये मेडुला द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। दोस्तों, मेडुला मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित होता है, जो कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। यह विभिन्न महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि रक्तचाप का नियंत्रण, लार का नियंत्रण, वमन पर नियंत्रण और श्वसन पर नियंत्रण। ये जो है मेडुला ये सब चीजों को नियंत्रित करता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और इसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और इसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे क्या करता है? एकीकृत करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? दोस्तों, मस्तिष्क से निकलने वाली कौन सी तंत्रिकाएं? कपाल तंत्रिकाएं, तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं जो है ये मिलकर किसका निर्माण करती है? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाने तथा मस्तिष्क से विभिन्न अंगों तक आदेश पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो मुख्य उपतंत्र होते हैं, एक होता है स्वायत्त और एक होता है देहिक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों, तंत्रिका कोशिका का वह भाग जो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है वो है ध्रुमाकृतिक अग्रभाग। कौन सा? ध्रुमाकृतिक अग्रभाग। दोस्तों, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का ध्रुमाकृतिक अग्रभाग डेंड्राइटिक टिप जो है ये सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा? डेंड्राइटिक टिप। तंत्रिका कोशिका एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों में मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? कोशिकाकाय सेल बॉडी, ध्रुमाक्ष व तंत्रिकाक्ष एक्सॉन, छोटे तंतु जो कोशिकाकाय से प्रभावित होकर लगातार विभाजित होते हैं ध्रुमाक्ष कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिकाकाय की ओर भेजते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है? दोस्तों, तंत्रिका तंत्र के अलावा अंतःस्रावी तंत्र जो है दोस्तों ये हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है। दोस्तों, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर की क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भाग में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्न्याशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग है। कौन कौन से? पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड, एड्रिनल, अग्न्याशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां ये हमारे शरीर के सुनियोजित कौन से अंग है? अंतःस्रावी अंग है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर बनाते हैं तो दोस्तों ये बनाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं हमारे शरीर में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर। दोस्तों, मानव का तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तथा परिधीय तंत्रिका 2 भागों में विभाजित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी नसों का नेटवर्क शामिल होता है। इसमें परिधीय तंत्रिका तंत्र में। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सॉरी दोस्तों, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी बोला है तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें केंद्रीय दिया गया है, ये गलत है। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र होगा। देखिए यहाँ देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी नसों का नेटवर्क शामिल है, तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र होगा। और अगर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलता तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित होते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? दोस्तों प्रतिवर्ती चाप जो है ये तंत्रिका तंत्र के मेरुरज्जु में बनते हैं। किसमें बनते हैं? मेरुरज्जु में। दोस्तों प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के मेरुरज्जु में बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप आवेगों में गमन मार्ग को कहते हैं। यह चाप संवेदी तंत्रिकाओं से ग्राही अंगों से मिलने वाले संकेतों के जरिए मिलता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क से आवेगों को संचारित और प्राप्त करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? दोस्तों मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है हमारा तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र। दोस्तों मूत्राशय के दाब को तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। मूत्राशय का सामान्य कार्य समन्वित नियंत्रित तरीके से मूत्र को संग्रहित करना और बाहर निकालना है। यह संबंधित गतिविधि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करती है? तो दोस्तों ये है हमारी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का क्या करती है? संवहन करती है। दोस्तों तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करती है। ये मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है। ये बाहरी दुनिया से संवेदी इनपुट प्राप्त करने, हमारी मांसपेशियों को मोटर कमांड भेजने और बीच में विद्युत संकेतों को बदलने और रिले करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है? तो हमको बताना है दोस्तों इसमें से मेरुरज्जु की स्थिति को कौन सी स्थिति दर्शाती है। दोस्तों ये है संख्या नंबर 4 वाली। ये 4 जो है दोस्तों ये क्या है? हमारा मेरुरज्जु है। कौन सा? 4 नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त चित्र में संख्या 4 जो है मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। घ्राणग्राही डैश की अनुभूति में सहायक होते हैं? दोस्तों घ्राणग्राही जो है ये गंध की अनुभूति में सहायक होते हैं। दोस्तों घ्राणग्राही गंध की अनुभूति में सहायक होते हैं। यह हमारी नाक में स्थित होती है। गंध के अणु विशेष तंत्रिका कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं जिन्हें घ्राण संवेदी न्यूरॉन्स कहा जाता है। नाक के अंदर दोस्तों मिलियन कोशिकाएं होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? दोस्तों उल्टी को नियंत्रित करता है कौन सा? पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा? पश्चिम मस्तिष्क जो है ये उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। दोस्तों मानव मस्तिष्क का पश्चिम मस्तिष्क भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों आइरिस जो है ये आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों आइरिस जो है ये आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। आइरिस नेत्र का रंगीन हिस्सा है जो नेत्रों को रंग द्रव्य देता है। आइरिस आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह प्रकाश किरण को रेटिना में केंद्रित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई कोशिका को पहचाने। तो दोस्तों ये कौन सी कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका है, ये जो चित्र दिया गया है ये वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों प्रश्न में संदर्भित चित्र तंत्रिका कोशिका को प्रदर्शित करता है। तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन के रूप में भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से शरीर के विभिन्न भागों में सूचना प्राप्त करने और प्रसारित करने में शामिल होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतःग्रंथन साइनप्स वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका डैश आवेग गुजरता है। दोस्तों अंतःग्रंथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग गुजरता है। ठीक है, जिस पर तंत्रिका में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या होता है? आवेग गुजरता है। दोस्तों अंतःग्रंथन
कोशिकाओं के बीच कनेक्शन का कार्य करता है, जो तंत्रिका आवेगों के संचरण की अनुमति देता है। किसकी? तंत्रिका आवेगों के संचरण की। अंतःग्रथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग को क्या करता है? संचारित करता है। जहां तंत्रिका कोशिकाएं ग्रंथियों और मांसपेशियों की कोशिकाओं के साथ इंटरफेस करती है। ठीक है। श्वसन, ब्रीदिंग, लार स्त्रावन, सेलिवेशन और क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं डैश द्वारा नियंत्रित होती है। दोस्तों, श्वसन, लार स्त्रावन और क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं जो है ये मेरु शीर्ष मेडुला के द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। दोस्तों, मेरु शीर्ष पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो श्वसन, रक्त वाहिकाओं के कार्य तथा अनैच्छिक कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? दोस्तों, न्यूरॉन के डेंड्राइट में जो है क्या प्राप्त होती है? सूचना प्राप्त होती है। किसमें? डेंड्राइट में। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के डेंड्राइट से सूचना प्राप्त होती है। न्यूरॉन कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना है। किसका काम? न्यूरॉन कोशिका का कार्य। ठीक है। निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो दोस्तों, कार्निया जो है ये वह भाग है जो प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। मानव आंख में प्रकाश के प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करने वाला भाग कार्निया कहलाता है। कार्निया से ही प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और यह आंख की सबसे बाहरी लेंस है जो आंख में प्रकाश के प्रवेश को क्या करती है? नियंत्रित करती है। आंख दान करने के संबंध में कार्निया का ही दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है? बोलते हैं ना कि हम आंख का दान कर देंगे, आंख दे देंगे, तो उसमें कार्निया का ही दान किया जाता है दोस्तों। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है? तो ये है दोस्तों न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई होती है। दोस्तों, प्रेरण संवहन के लिए विशिष्टीकृत कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स हम कहते हैं। न्यूरॉन्स भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती है। ये तंत्रिकी ऊतक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां होती है। न्यूरॉन कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। उत्तेजनशीलता एवं संवाहकता इनका विशिष्ट गुण होता है। दोस्तों, क्या क्या? उत्तेजनशीलता एवं संवाहकता। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? दोस्तों, न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है शंकु। शंकु जो है ये न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, शंकु न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का हिस्सा नहीं है। तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेतों के द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिका कई तरह की विशिष्ट तंत्रिका होती है, जैसे सेंसरी तंत्रिका कोशिका, अंतर तंत्रिका कोशिका, गतिजनक तंत्रिका कोशिका का विकृत होना अल्जाइमर्स जैसे बीमारी का कारण होती है। दोस्तों, यदि तंत्रिका कोशिका विकृत हो जाती है तो अल्जाइमर्स जैसे क्या होते हैं? बीमारी उत्पन्न हो जाती है। कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष, शाखिका आदि न्यूरॉन के मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और शाखिका। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? दोस्तों, ईईजी जो है ये मस्तिष्क के परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है। दोस्तों, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम तकनीक की मदद से मस्तिष्क की गतिविधियों के आधार पर मानसिक अवस्था की सामान्य और असामान्य स्थिति का पता लगाया जाता है। इसके द्वारा न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? दोस्तों, पोन्स जो है ये मानव के मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? मस्तिष्क का। पोन्स मानव के मस्तिष्क का भाग है। पोन्स अनुमस्तिष्क के दोनों भागों को आपस में जोड़ता है। पोन्स क्या करता है? अनुमस्तिष्क के दोनों भागों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है? दोस्तों, पुतली है, कार्निया है, पक्षमापी मांसपेशियां है, सिरिलेरी मांसपेशियां। कर्णावर्त जो है दोस्तों ये जो है मानव आंख का हिस्सा नहीं है।
ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो कर्णावृत होता है दोस्तों, क्या होता है ये? यह आंतरिक कान का भाग है। ठीक है, कर्णावृत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? दोस्तों ये है हमारा मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो है दोस्तों, ये तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन? मेरुरज्जु। दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। ठीक है, मेरुरज्जु तंत्रिका तंतुओं से बना होता है। मेरुरज्जु का धूसर पदार्थ तंत्रिका कोशिकाओं, उनके डेंड्रॉन्स और न्यूरोग्लिया प्रवर्धों का, जबकि श्वेत पदार्थ मेडुलेटेड तंत्रिका तंतुओं और न्यूरोग्लिया प्रवर्धों का बना होता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है तथा मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डैश कहा जाता है? दोस्तों न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को हम बोलते हैं शाखिका। क्या बोलते हैं? शाखिका बोलते हैं। दोस्तों न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाएं होती है जिनमें एक कोशिका शरीर होता है जिसे सोमा कहा जाता है। इन तंत्रिका कोशिकाओं में दो महत्वपूर्ण और विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें अक्षतंतु और डेंड्राइट या शाखिका कहा जाता है। डेंड्रॉइड्स न्यूरॉन्स की छोटी शाखा जैसी संरचनाएं होती है जो अन्य न्यूरॉन्स में अक्षतंतु टर्मनी या अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से प्राप्त विद्युत रासायनिक आवेगों को न्यूरॉन्स के सेल बॉडी या सोमा तक पहुंचाते हैं। ठीक है, कौन? डेंड्रॉइड्स। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व्स होती है? दोस्तों मानव शरीर में जो है 31 जोड़ी, कितनी? 31 जोड़ी जो है मेरु तंत्रिकाएं होती है। दोस्तों मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। मस्तिष्क से निकलने वाली सभी तंत्रिकाएं कपालीय तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली सभी तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं कहलाती है। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? दोस्तों मस्तिष्क का जो हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है उसे हम बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? इसे हम मेडुला कहते हैं। दोस्तों मेडुला जो है मस्तिष्क स्तंभ का सबसे नीचे वाला भाग होता है। यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना या मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के बीच स्थित होता है। मेडुला में हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, रुधिर वाहिनियों का व्यास, सांस लेने की दर, भोजन निगलना, खांसना, छींकना, हिचकी, जीभ की गति आदि के समन्वय केंद्र होते हैं। किसमें? मेडुला में, जो कि मानव की इन क्रियाओं का नियमन करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। दोस्तों आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे लेंस कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रैनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। दोस्तों रैनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो माइलिन कृत एक्सॉन में पाया जाता है। किसमें? माइलिन कृत एक्सॉन में। दोस्तों रैनवियर के नोट्स श्वान कोशिकाओं के माइलिन इंसुलेशन के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान हैं जो माइलिन कृत एक्सॉन में पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन की धुरी को अपवर्तित करते हैं। श्वान कोशिकाओं को ग्लियल कोशिकाओं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वान कोशिकाओं को ग्लियल कोशिकाएं भी कहा जाता है, श्वान कोशिकाओं को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? दोस्तों विचारों का संग्रह जो होता है ये अग्र मस्तिष्क में होता है। किसमें होता है? अग्र मस्तिष्क में। दोस्तों मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है हमारा अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, एक होता है मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन। मानव की अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। घ्राण मस्तिष्क, ठीक है, प्रमस्तिष्क
और अग्र मस्तिष्क का उपखंड। दोस्तों घ्राण मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क का उपखंड। दोस्तों प्रमस्तिष्क यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 80% होता है और अग्र मस्तिष्क का उपखंड यह अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। इसकी मध्य रेखा पर एक उंगली के समान उभार पिनियल पित्त होता है, ठीक है, जिसके सिरे पर अंतःस्रावी ग्रंथि पिनियल काय होती है। मानव में अग्र मस्तिष्क अति विकसित होता है एवं समस्त बुद्धि, चेतना, सोचने की क्षमता, इच्छा शक्ति, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन एवं विचार संग्रह का केंद्र होता है। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। अतः यही पढ़ने लिखने, बोलने, सोचने, समझने, भविष्य नियोजन आदि की क्षमता प्रदान करता है। कौन? मानव का अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क हंसने, रोने, मलमूत्र त्याग आदि प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। यह संवेदी सूचनाओं के प्रसारण केंद्र का कार्य भी करता है। इनमें श्रवण, दृष्टि, स्वाद, स्पर्श, ताप, दाब आदि की सूचनाएं होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। दोस्तों मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है अग्र मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क है? अग्र मस्तिष्क। इनमें से कौन से अंग से मानव शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है? दोस्तों इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है? तो हाइपोथैलेमस में जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है जिसमें विभिन्न कार्यों के साथ कई छोटे नाभिक होते हैं। हाइपोथैलेमस के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक तंत्रिका तंत्र को पिट्यूटरी ग्रंथि हाइपोसिस के माध्यम से अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ना है। सभी कशेरुक दिमाग में हाइपोथैलेमस होता है। मनुष्य में यह एक बादाम के आकार की संरचना होती है। कैसे आकार की? बादाम के आकार की। ठीक है। पिनियल ग्रंथि की बात करें तो पिनियल ग्रंथि, जिसे पिनियल पिंड, एपीफिसिस या तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, पृष्ठवंशी मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी? पिनियल ग्रंथि। यह सेरोटोनिन व्युत्पन्न मेलाटोनिन को उत्पन्न करती है। यह सेरोटोनिन व्युत्पन्न मेलाटोनिन को उत्पन्न करती है। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूत्र युग्मन और ध्रुमाश्म किस से संबंधित है? दोस्तों सूत्र युग्मन और ध्रुमाश्म जो है ये स्नायु कोशिका से संबंधित है। किससे? स्नायु कोशिका से। दोस्तों तंत्रिका कोशिकाएं या स्नायु कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाइयां होती है। मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या लगभग 100 अरब 10 की पावर 10 होती है। इनकी अधिकांश संख्या मस्तिष्क में होती है। ये भ्रूण की न्यूरोब्लास्ट कोशिकाओं से बनती है। इनमें उत्तेजनशीलता विशेष रूप से विकसित होती है और इसलिए ये सूचना प्रसारण के लिए विशिष्टीकृत होती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? दोस्तों ऐच्छिक क्रिया नहीं है हृदय का धड़कना। हृदय का धड़कना जो है ये ऐच्छिक क्रिया नहीं है। दोस्तों वे सभी क्रियाएं जिस पर मनुष्य का नियंत्रण होता है स्वैच्छिक क्रियाएं कहलाती है या फिर ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे बोलना, वस्तु लेना, चलना, मुट्ठी को बंद करना, एक कुर्सी को चलाना, लिखना आदि स्वैच्छिक क्रियाएं हमारी इच्छा एवं सोच द्वारा नियंत्रित होती है। जबकि अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो कि स्वतः ही होती रहती है एवं इन पर मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। इनमें हृदय का धड़कना, सांस लेना, भोजन का पचना आदि प्रमुख क्रियाएं होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को। दोस्तों शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। इन क्रियाओं पर नियंत्रण मेडुला द्वारा किया जाता है। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन दर पर नियंत्रण रखते हैं। मस्तिष्क के इसी भाग में विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों के स्त्राव इत्यादि का नियंत्रण होता है। किसमें? मेडुला के। ठीक है। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों ये होता है अनुमस्तिष्क। कौन सा? अनुमस्तिष्क जो है स्वैच्छिक कार्य के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा? अनुमस्तिष्क। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों मनुष्य में ताप नियमन को जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क का एक भाग है। इस ग्रंथि द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि के स्रावन का नियंत्रण किया जाता है जिससे भूख,
प्यास, ताप, गुस्सा, खुशी, संभोग आदि क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है उसे हम सेरिब्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम सेरिब्रम कहते हैं। दोस्तों सेरिब्रम मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। इसे प्रोजेनसिफ्लॉन भी कहते हैं। यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है और इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। कौन? सेरिब्रम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारी आंखों में लेंस का काम है। दोस्तों हमारी आंखों में लेंस का काम है आंख की फोकस दूरी को बदलना। क्या करना? आंख की फोकस दूरी को बदलना हमारी आंखों में लेंस का काम है। दोस्तों हमारी आंखों में लेंस का काम आंख की फोकस दूरी को बदलना होता है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कार्निया पर पहुंचती है तो अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। इससे रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तब वस्तु में हमें सीधा दिखाई देता है। तब वस्तु में क्या दिखाई देती है? सीधी दिखाई देती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? तो रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है उसे हम गर्तिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम गर्तिका कहते हैं। रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है गर्तिका कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? दोस्तों कार्निया और रेटिना जो है शरीर के आंख में पाए जाते हैं। किसमें? आंख में। देखते हैं अगला। मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? तो दोस्तों मानव की आंख जो है ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। किस पर? प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहा जाता है? तो पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को हम बोलते हैं सामंजस्य। क्या बोलते हैं? सामंजस्य कहा जाता है। दोस्तों पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को सामंजस्य कहते हैं। निकट दृष्टि दोष आंखों में होने वाला एक ऐसा विकार है जिसमें नजदीक की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। आंखों में यह दोष उत्पन्न हो जाने पर प्रकाश की समांतर किरण पुंज आंख द्वारा अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बना देता है। इस कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाता है। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डैश होती है। दोस्तों सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आंख का वह गुण जिसके कारण आंख का लेंस उसकी फोकस दूरी परिवर्तित करने में समर्थ होता है आंख की समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, आंख का वह गुण जिसके कारण आंख का लेंस उसकी फोकस दूरी परिवर्तित करने में समर्थ होता है आंख की समंजन क्षमता कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को डैश कहा जाता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को नजदीक की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं क्या है? साफ नहीं दिखाई देती है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को देख पाए तो इस स्थिति को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। इसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका अवतल लेंस का। अभी हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होता है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष और दोस्तों निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में कैसे याद रखिए कि अवतल होगा कि उत्तल होगा। देखिए निकट में कितने शब्द है दोस्तों? निकट में कितने शब्द है आप बताइए? निकट में कितने शब्द है? निकट में 3 शब्द है। कितने शब्द है? 3 शब्द है। 3 से जब आगे बढ़ेंगे तो कौन सा शब्द आएगा? चौथा शब्द आएगा। तो इससे याद रखिए अवतल। क्या याद रखोगे आप? अवतल याद रखोगे। देखिए 3 शब्द थे, 3 से कितने शब्द हो गए? 4 शब्द हो गए। 3 से किस में पहुंच गए हम? 4 में। तो निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाएगा? अवतल लेंस का। उसी प्रकार दोस्तों दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं। दूर में कितने शब्द है दोस्तों? 2 शब्द है। और उत्तल की बात करें इसमें तो उत्तल में कितने शब्द है? 3 शब्द है। तो दूर दृष्टि दोष में कितने कौन से लेंस का उपयोग किया जाएगा? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। अब कभी नहीं भूलोगे। 3 से 4 में जाएंगे, 2 से 3 में जाएंगे। ठीक है,
दूर बोले तो 2 से 3 में चले गए, उत्तल 3 शब्दों का है। निकट बोले, निकट 3 शब्दों का है, 3 से 4 में जाएंगे तो अवतल कितने शब्दों से बना है, 4 शब्दों से। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आंख का एक विकार है? दोस्तों आंख का विकार है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 पेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें 4 सीधी और 2 तिरछी पेशियां होती है। सीधी पेशियों में मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस होते हैं। तिरछी पेशियों में सुपीरियर ऑब्लिक पेशी, इंफीरियर ऑब्लिक पेशी होते हैं। किसमें? तिरछी पेशियों में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है ये हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। कितना होता है? लगभग 2% होता है। दोस्तों मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं का एक समूह होता है जो सिर के क्रेनियम नामक हड्डी में बंद होता है। इसमें कोशिकाओं की संख्या लगभग स्थिर रहती है और मानव मस्तिष्क का वजन उसके शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, लगभग 1400 ग्राम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सत्य है? दोस्तों सत्य कथन हमको यहाँ पे बताना है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, यही हमारा क्या है दोस्तों? सत्य कथन हो जाएगा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दुगना होता है, गलत बात है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, गलत बात है। रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब अधर्व होता है, ये भी गलत है। तो सत्य जो होगा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। दोस्तों रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है एवं वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वहां उसे वस्तु की शक्ल के रूप में समझा जाता है जो रेटिना पर उल्टे रूप में पड़ती है। इस तरह हमें वस्तु उल्टी नहीं बल्कि सीधाई दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? सीधी दिखाई देती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? दोस्तों अनुमस्तिष्क के बारे में जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 25% है, यही सत्य नहीं है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, बिल्कुल सत्य बात है। यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, ये भी सत्य है दोस्तों। और इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्की गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक्स, तो ये भी सत्य है दोस्तों। दोस्तों अनुमस्तिष्क की यदि बात करें तो अनुमस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है। यह मस्तिष्क का लगभग 11% होता है दोस्तों, ना कि 25%, जो पॉन्स और मेडुला ऑब्लागेंटा से बना होता है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये प्रमस्तिष्क के आधार पर उसके नीचे स्थित होता है। सेरेब्लम अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखता है और पेशी क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। तो सेरेबेलम अनुमस्तिष्क को वही कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? दोस्तों मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन जो है ये 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। कितना? 0.1 सेकेंड तक। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदन 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है दोस्तों। किसकी वजह से? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? दोस्तों मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए जो अंग जिम्मेदार होता है उसे हम मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम मेरुदंड कहते हैं। दोस्तों हाथ को आग से वापस खींच लेने पर में हमारे शरीर का मेरुदंड जिम्मेदार है। सुषुम्ना के धूसर द्रव में संवेदी सूचना युग्मानुबंधों द्वारा ज्यों की त्यों निकटवर्ती चालक तंत्रिकों में स्थानांतरित हो जाती है, अर्थात यह चालक प्रेरण बन जाती है। चालक कोशिकाओं के संवेदांगों संवेदी सूचना को दैहिक संवेदी तंतु संबंधित सुषुम्नी तंत्रिका के पृष्ठ मूल से होकर सुषुम्ना में पहुंचाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है। तो दोस्तों मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है, मुख्य समन्वय केंद्र है। कौन सा है? मुख्य समन्वय केंद्र है। दोस्तों मस्तिष्क अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है। मनुष्य का मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित होता है। वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। यह खोपड़ी के कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है तथा पूरे शरीर का समन्वय करता है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं दोस्तों, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तीनों क्या अंगों से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? तो वर्ण दर्शन से संबंधित है दोस्तों शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं जो है ये वर्ण दर्शन से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 1200 से 1400 ग्राम। क्या होता है? 1200 से 1400 ग्राम होता है। दोस्तों मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। यह गमन, संतुलन, ताप नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण आदि का कार्य करता है। ठीक है, यह देखने, सुनने, बोलने, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम डैश से संबंधित है? दोस्तों अनुमस्तिष्क सेरेबेलम जो है ये संबंधित है मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण से। किससे? मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण से संबंधित है अनुमस्तिष्क। दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क को मेटेनसिफ्लॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटेनसिफ्लॉन। यह समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना तथा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है? तो दोस्तों सिलियरी बॉडी जो है ये आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। दोस्तों सिलियरी बॉडी आंख का एक हिस्सा है जिसमें सिलियरी मांसपेशी शामिल होती है जो लेंस के आकार और सिलियरी एपिथेलियम को नियंत्रित करती है तथा एक्वस ह्यूमर का निर्माण करती है। एक्वस ह्यूमर आंख में लेंस और कार्निया के बीच नेत्र गोलक में पाए जाने वाला साफ तरल पदार्थ होता है। कौन सा? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं? तो दोस्तों ये ऊतक है हमारा नर्वस ऊतक। नर्वस ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। दोस्तों जंतुओं में गति के नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में सक्षम होता है। कौन सा? कौन सा? तंत्रिका ऊतक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तो दोस्तों न्यूरॉन जो है एक तंत्रिका कोशिका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है दोस्तों तंत्रिका आवेग की प्रकृति जो होती है ये विद्युत रासायनिक होती है। कैसी होती है? विद्युत रासायनिक होती है। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है और तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत रासायनिक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। ठीक है, पुतली जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। पुतली आइरिस आंख का वह हिस्सा है जो आंखों में पहुंचने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है तथा आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुतली डैश का एक हिस्सा है? तो दोस्तों पुतली जो है ये आंख का एक हिस्सा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो मेडुला जो है दोस्तों ये खांसी, छींकने जैसी अनैच्छिक क्रिया गतिविधियों को नियंत्रित करता है। दोस्तों शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। खांसी, छींकना, श्वसन, हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण है। अनैच्छिक क्रियाओं की गतिविधियों का नियंत्रण मेरुरज्जु या मेडुला के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है? दोस्तों सिनेप्स जो है ये दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। कौन? सिनेप्स। दोस्तों न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती है। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस के द्वारा होता है। एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं दोस्तों दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है जिन्हें कहा जाता है तो इन्हें कहा जाता है ध्रुमिकाएं। क्या कहा जाता है? ध्रुमिकाएं कहा जाता है। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है उन्हें हम ध्रुमिकाएं कहते हैं।
दोस्तों तंत्रिका कोशिका संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। इसमें जीवद्रव्य से घिरा हुआ केंद्रक होता है। जीवद्रव्य से अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, द्रुमिकाएं कहते हैं। इन शाखाओं में से एक शाखा अधिक लंबी होती है जिसे तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। यह संदेशों को कोशिका से दूर ले जाता है। क्या करता है यह, ये संदेशों को कोशिका से दूर ले जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? दोस्तों अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है वो है, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये सत्य है दोस्तों। यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, ये भी सत्य है। और यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, ये भी सत्य है। ठीक है दोस्तों, अनुमस्तिष्क सेरेबेलम की बात करें तो पश्च मस्तिष्क का एक भाग है अनुमस्तिष्क। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने और बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करता। इनका नियंत्रण अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम द्वारा होता है। किनका? बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने और बुद्धिमत्ता का। ठीक है, किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है ये वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों पुतली जो है दोस्तों ये एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, ये सत्य है दोस्तों। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% होता है, ये भी सत्य है दोस्तों। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है, ये भी सत्य है। प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है, ये गलत कथन है दोस्तों। तो प्रमस्तिष्क के बारे में जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है दोस्तों, मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है जो मस्तिष्क का लगभग 80% होता है तथा यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष तथा पार्श्व भाग बनाता है। सोचना, समझना, स्मरण, प्रेम, घृणा, भय आदि का नियंत्रण व समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा ही होता है, जबकि मांसपेशियों की गतिविधियों का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पश्च मस्तिष्क के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है? दोस्तों स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है किसमें? मेंढक का कूदना और हाथ से लिखना। पेट में भोजन की गति और हृदय का धड़कना क्या है दोस्तों? ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं दोनों। ठीक है, मेंढक का कूदना और हाथ से लिखना ये क्या है? स्वैच्छिक मांसपेशियां इसमें कार्यान्वित होती है। तो ए और डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए और डी ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐच्छिक पेशियां रेखित पेशी ऊतक की बनी होती है। कैसी बनी होती है? ऐच्छिक पेशियां जो है रेखित पेशी ऊतक की बनी होती है। इनमें व्यक्ति की इच्छा के अनुसार आकुंचन होता है। इसके अंतर्गत सिर, धड़ तथा कंकाल पेशियां आदि आती है। मेंढक का कूदना और हाथ से लिखना स्वैच्छिक मांसपेशियों के कार्यान्वयन का उदाहरण है। हृदय का धड़कना, आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं होती है। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। इस प्रकार की गतियां अनैच्छिक होती है, मतलब अनैच्छिक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिन्ना डैश का एक बाह्य भाग है। दोस्तों पिन्ना जो है ये कान का एक बाह्य भाग है। किसका? कान का। पिन्ना कान का बाह्य भाग है। कान मानव व अन्य स्तनधारी प्राणियों में श्रवण प्रणाली का मुख्य अंग है। पिन्ना आसपास की ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके बाह्य कर्ण कुहर में भेजता है। यह बाह्य कर्ण में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बाह्य कर्ण में पाया जाता है पिन्ना। मानव कान का कौन सा भाग आसपास की ध्वनि ग्रहण करता है? तो पिन्ना जो है दोस्तों ये मानव कान का भाग है जो आसपास की ध्वनि को क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, रॉड और कोन पाए जाते हैं। दोस्तों रॉड और कोन जो है ये आंख में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? आंख में पाए जाते हैं।
रेटिना नेत्र की सबसे भीतरी परत है जिसमें दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? जिसे एक होती है शलाका कोशिकाएं जिसे हम रॉड कहते हैं। यह छाया अथवा अंधकार में देखने के लिए संवेदी कोशिकाएं। कौन सी? शलाका कोशिकाएं। एक होती है शंकु कोशिका जिसे हम कोन कहते हैं। यह तेज प्रकाश में देखने तथा रंगों का विभेद करने के लिए संवेदी कोशिकाएं होती है। कौन सी? शंकु कोशिकाएं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? दोस्तों अनुमस्तिष्क के बारे में जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर है, इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, यही सत्य नहीं है। यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है, बिल्कुल सत्य बात है। यह पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है, सत्य बात है। और यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 12% होता है, ये भी सत्य है दोस्तों अनुमस्तिष्क के बारे में। दोस्तों अनुमस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व तथा एक वर्मिस। दोनों पार्श्व लोब बढ़कर गोल आकार बना लेते हैं जिन्हें सेरिबेलम गोलार्ध कहते हैं। मस्तिष्क में ऊपर का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कपाल में स्थित है। इनके पीछे के भाग के नीचे की ओर अनुमस्तिष्क के 2 छोटे छोटे गोलार्ध जुड़े हुए दिखाई देते हैं। प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क झिल्लियों से ढके हुए हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? तानिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? तानिकाएं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्टी अंग का संबंध डैश से है? दोस्तों कार्टी अंग का संबंध जो है ये सुनने से है। किससे है? सुनने से है। देखते हैं अगला। ऑडिटरी डैश से संबंधित है? दोस्तों ऑडिटरी जो है ये सुनने से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुनने से संबंधित है। ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों ईयर ड्रम का दूसरा नाम है कर्णपटही झिल्ली। क्या नाम है इसका? कर्णपटही झिल्ली जो है ईयर ड्रम का दूसरा नाम होता है। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो कान का वह भाग जो ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है उसे हम बोलते हैं कॉक्लिया। क्या बोलते हैं उसे? हम कॉक्लिया बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो दोस्तों ये होता है कर्णपटही झिल्ली में। मानव कान के कर्णपटही झिल्ली भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार क्या होता है? कंपन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑल फैक्ट्री शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों ऑल फैक्ट्री शब्द जो है ये गंध से संबंधित है। किससे संबंधित है? गंध से संबंधित है ऑल फैक्ट्री शब्द। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अगला टॉपिक हमारा होगा कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र से जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।